नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 4th का जो वैल्यू एडेड पेपर है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इस पेपर के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके लिए रहने वाले हैं खास इम्पोर्टेंट। तो ये सीरीज अपनी एज यूजुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें हम दोनों ही लैंग्वेज में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये आपका पेपर है, वैल्यू एडेड पेपर है सेमेस्टर 4th, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आपका 3 यूनिट का सिलेबस है दोस्तों। और 4th यूनिट में आपके प्रैक्टिकल या फंडामेंटल चीज़ें दी हुई है, जिसमें आपका एक सर्वे या जो भी असाइनमेंट रिपोर्ट है वो आप बनाते हो। तो 3 यूनिट का इसका सिलेबस है। तो चलिए फटाफट हम तीनों यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट यूनिट से पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय फेडरल रिपब्लिक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में संघीय गणराज्य से आपका क्या अभिप्राय है। फेडरल रिपब्लिक मीन्स ए सिस्टम वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ensuring ऑटोनॉमी ऑफ बोथ। संघीय गणराज्य का अर्थ है ऐसी व्यवस्था जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है तथा दोनों को स्वायत्ता मिलती है। जैसा कि आपको पता है कि अपना जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 3 लिस्टें बनी हुई है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों ही गवर्नमेंट कानून बनाती है। और यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें बोलबाला रहता है। तो ऐसी व्यवस्था जहाँ पे दोनों गवर्नमेंट को पावर्स डिवाइडेड रहती है, दोनों गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग दोनों की ऑटोनॉमी बनी होती है, स्वायत्ता बनी होती है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं फेडरल रिपब्लिक सिस्टम। India, though federal in structure, has a strong unitary bias for मेंटेनिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। भारतीय संघीय ढांचे वाला देश है, लेकिन राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने हेतु इसमें एकात्मक पक्ष भी क्या है, प्रबल है। दो तरीके का सिस्टम होता है, एक होता है यूनिटरी सिस्टम और एक होता है फेडरल सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती है, वो सारे स्टेट को या पूरे कंट्री को चलाती है। फेडरल सिस्टम में दोनों तरह की गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट भी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का होना दोनों फेडरल कहा जाता है। और जब सिर्फ एक ही गवर्नमेंट का होना सिर्फ यूनिटरी सिस्टम कहा जाता है। तो जब इमरजेंसी जैसा पीरियड होता है तो स्टेट की सारी पावर्स किसको ट्रांसफर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर होती है। तो भारतीय राष्ट्रीय एकता की बात आती है और अखंडता की बात आती है, तो भारत यूनिटरी सिस्टम या यूनिटी और इंटीग्रिटी भी इंडिया का क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हमने कहा कि इंडिया क्या है, एक फेडरल रिपब्लिक स्ट्रक्चर है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। विधि के शासन की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। रूल ऑफ लॉ implies दैट लॉ इज सुप्रीम एंड नो वन इज अबव इट। विधि का शासन का अर्थ है कि कानून सर्वोपरि है और कोई भी व्यक्ति इससे ऊपर नहीं है। एवरी सिटीजन इंक्लूडिंग रूलर्स एंड ऑफिशियल्स इज सब्जेक्ट टू द लॉ। प्रत्येक नागरिक, शासक और अधिकारी कानून के अधीन है। इट एंश्योर्स इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। यह समानता और अधिकारों की रक्षा को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत क्या है। सेपरेशन ऑफ पावर्स मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पावर्स अमंग 3 ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। शक्तियों के विभाजन का अर्थ है कि शासन की शक्तियों का 3 अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में वितरण से है। ईच ऑर्गन वर्क्स इंडिपेंडेंटली, प्रिवेंटिंग concentration of powers and ensuring checks and balances। प्रत्येक अंग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, जिससे शक्ति का केंद्रीकरण न होकर क्या होता है, संतुलन और नियंत्रण बना रहता है। यानी कि अपना लेजिस्लेचर, अपना एग्जीक्यूटिव और अपना जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सेपरेटली स्वतंत्र होकर काम करते हैं और इनमें जो शक्तियां है वो बटी हुई होती है। इससे अपना बैलेंस भी बना रहता है और नियंत्रण भी रहता है और शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होता, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन सोवरेनिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के संदर्भ में संप्रभुता को परिभाषित कीजिए। सोवरेनिटी मीन्स सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट टू गवर्न इटसेल्फ विदाउट एक्सटर्नल कंट्रोल। संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में सर्वोच्च शक्ति रखता है और किसी बाहरी नियंत्रण से क्या है,
स्वतंत्र है। इंडिया इज ए सोवरेन नेशन फ्री टू टेक इट्स ओन डिसीजंस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जो अपने निर्णय स्वयं लेता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में समाजवाद का क्या महत्व है। सोशलिज्म इन द इंडिया emphasizes social and economic justice, reducing inequalities and ensuring welfare of all sections। भारत में समाजवाद का अर्थ है सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना, असमानताओं को कम करना तथा सभी वर्गों के कल्याण की सुनिश्चितता। It guides policies towards equitable distribution of wealth and opportunities। यह धन और अवसरों के समान वितरण की दिशा में नीतियों का क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारतीय परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र का क्या अर्थ है। डेमोक्रेसी इन इंडिया मीन्स गवर्नमेंट बाय द पीपल वेयर सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। भारत में लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार, जहां नागरिक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के द्वारा अपने प्रतिनिधि को क्या करते हैं, चुनते हैं। यानी डेमोक्रेसी का मतलब होता है फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल एंड टू द पीपुल। लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए किया जाने वाला शासन, जिसमें हमारे जो नागरिक होते हैं, सिटीजन होते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को एक स्वतंत्र तौर पे इलेक्शन के थ्रू चूज करते हैं। इट एंश्योर्स पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यह भागीदारी, जवाबदेहिता और मौलिक अधिकारों की रक्षा को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। भारत में धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। सेक्युलरिज्म इन इंडिया मीन्स इक्वल रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन टू ऑल रिलीजियंस बाय द स्टेट। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों का समान सम्मान और संरक्षण करता है। द गवर्नमेंट डज नॉट फेवर और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन, एंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ फेथ। सरकार किसी धर्म का पक्षपात या भेदभाव नहीं करती और आस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। यानी धर्मनिरपेक्षता का मतलब हुआ कि सरकार के द्वारा कोई भी धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करना, सारों को एक जैसा समान इक्वल सम्मान देना। नेक्स्ट है, व्हाट इज सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव क्या है। सर्वधर्म समभाव मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स विद रेस्पेक्ट। सर्वधर्म समभाव का अर्थ है कि सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टि और सम्मान रखना। इट एम्फसाइज हार्मनी, टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स फेथ इन इंडियन सोसाइटी। यह भारतीय समाज में सद्भाव, सहिष्णुता और विभिन्न धर्मों के सह अस्तित्व को महत्व देता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन या उनका मीनिंग पूछा जाएगा। हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर द रूल ऑफ लॉ। भारतीय संविधान विधि के शासन को कैसे सुनिश्चित करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स रूल ऑफ लॉ थ्रू इक्वलिटी बिफोर लॉ, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। संविधान विधि के शासन को समानता, मौलिक अधिकारों, स्वतंत्र न्यायपालिका और संवैधानिक सर्वोच्चता के माध्यम से क्या करता है, सुनिश्चित करता है। यानी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह किस तरीके से शासन को एंश्योर करता है, उसमें वह मौलिक अधिकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संविधान सर्वोच्च है और शासन को समानता देता है। नो अथॉरिटीज अबव द लॉ, और कोई भी सत्ता कानून के ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर क्या है, संविधान ही है। नेक्स्ट है, वाई इज सेपरेशन ऑफ पावर इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में शक्तियों का विभाजन क्यों महत्वपूर्ण है। सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फंक्शंस अमंग ऑर्गन्स। शक्तियों का विभाजन शासन की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकता है। इट मेंटेन्स बैलेंस, सेफगार्ड्स राइट्स एंड अपहोल्ड्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज। यह संतुलन बनाए रखता है, अधिकारों की रक्षा करता है और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करता है। अब बात करते हैं फर्स्ट यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे मे बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला है, डिस्कस द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ए फेडरल रिपब्लिक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में संघीय गणराज्य के अर्थ और विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। सेकेंड, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन इंडिया। विधि के शासन की संकल्पना और भारत में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। अगला है, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत क्या है। इवेल्युएट इट्स एप्लीकेशन इन इंडिया। भारत में इसके अनुप्रयोग का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट है, राइट एन एशे ऑफ सॉवरेनिटी
एंड इट्स रिलेवेंस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, संप्रभुता और भारतीय परिप्रेक्ष्यता में इसकी प्रासंगिकता पर निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट सा लग रहा है मुझे। आपसे सेपरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स भी पूछा जा सकता है, आपसे सॉवरेनिटी के बारे में भी अलग से पूछा जा सकता है। एग्जामाइन द रोल ऑफ सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी एज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, संवैधानिक मूल्यों के रूप में समाजवाद और लोकतंत्र की भूमिका का परीक्षण कीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म एंड सर्वधर्म संभाव इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म संभाव की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। देखने में देखो धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म संभाव एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा चेंज है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन इसको भी तैयार करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यूनिट सेकंड से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय सोशल जस्टिस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय से आपका क्या अभिप्राय है। सोशल जस्टिस एंश्योर्स रिमूवल ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज एंड प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सेक्शंस स्पेशली वीकर ग्रुप्स, सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सामाजिक असमानताओं को दूर करना और समाज के सभी वर्गों, विशेषकर जो कमजोर वर्ग है, उनको समान अवसर प्रदान करना ताकि वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सके। इट एम्स एट अपलिफ्टिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, इसका उद्देश्य वंचित समुदायों का उत्थान करना है। यानी कि जो सोशल जस्टिस है उसका एम क्या है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सोशल जस्टिस का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फोकस क्या है। तो इसका फोकस है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है, यानी कि जो दबे तबके हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ना या उनको अपलिफ्ट करना। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय की संकल्पना पर को स्पष्ट कीजिए। पॉलिटिकल जस्टिस गारंटीज इक्वल पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, फ्री इलेक्शंस एंड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स। राजनीतिक न्याय प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार, वैश्विक मताधिकार और स्वतंत्र चुनावों के माध्यम से राजनीतिक प्रक्रिया में समान भागीदारी की क्या देता है, गारंटी देता है कि सबको एक जैसे अधिकार प्राप्त है, सबको राजनीतिक अधिकार समान रूप से प्राप्त है, और स्वतंत्र चुनावों के माध्यम से राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र और समान रूप से उसकी भागीदारी की क्या देता है, गारंटी देता है। इसे कहते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। नेक्स्ट है, व्हाट इज इकोनॉमिक जस्टिस। देखो हम जो जस्टिस पढ़ रहे हैं, कोई पॉलिटिकल है, कोई सोशल है, कोई इकोनॉमिकल है, इन जस्टिस को आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आर्थिक न्याय क्या है। इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइवलीहुड एंड वेलफेयर टू ऑल। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि संसाधनों का न्याय संगत वितरण किया जाए, आर्थिक असमानताओं को कम किया जाए और सभी को आजीविका व कल्याण के समान अवसर प्रदान किए जाए। यानी कि वह कोई भी किसी भी तरीके का व्यक्ति हो, यदि वह भारत का नागरिक है तो उसको समान रूप से वो सारे साधन मिले जो सबको मिले हुए हैं। उसके समाज में जो व्याप्त है इनइक्वलिटीज, यानी कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, उसको रिड्यूस किया जाए और सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान किया जाए। हाउ डज नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। संविधान विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर फंडामेंटल राइट्स। संविधान मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अभिव्यक्ति और वाक स्वतंत्रता देता है। इट अलाउज सिटीजन्स टू एक्सप्रेस ओपिनियंस फ्रीली सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। यह नागरिकों को अपनी राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति देता है, यद्यपि कुछ उचित प्रतिबंध लागू होते हैं। यानी कि फ्रीडम टू जो स्पीच है वो हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार देती है, हालांकि इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल के तौर पे जो फंडामेंटल राइट है उनके अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच हर एक भारतीय नागरिक को प्राप्त है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आस्था, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता से आपका क्या अभिप्राय है। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप मीन्स एवरी सिटीजन हैज द राइट टू फॉलो एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन और नॉट फॉलो एनी विदाउट स्टेट इंटरफेरेंस। यानी आस्था और विश्वास और उपासना का की स्वतंत्रता का अर्थ हुआ कि प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का कोई भी धर्म अपनाने और उसको पालन करने या उसको न मानने का अधिकार है। इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी कि मैं चाहूँ जो धर्म को मैं अपना सकता हूँ या मैं जो चाहूँ धर्म के लिए अपनाने से मना कर सकता हूँ। मुझे इसमें सरकार की तरफ से या राज्य की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसको ही बोलते हैं
लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून के समक्ष समानता का को स्पष्ट कीजिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स टू नो पर्सन इज अबव द लॉ। यानी कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। हम जैसे कई बार कहते हैं ना कि तू के कानून से बड़ा है क्या, तो कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। एवरी सिटीजन इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर और स्टेटस इज ट्रीटेड इक्वली अंडर द लीगल सिस्टम। प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, लिंग या पद की परवाह किए बिना समान रूप से कानून के अधीन माना जाता है। यानी कि आप किसी भी पद पे हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी आपका जाति के हो या कोई भी आपका जेंडर हो, आप कानून के अधीन ही हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। उसी को बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर दी लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉज। कानून के समान अनुप्रयोग से क्या अभिप्राय है। इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉज एंश्योर्स दैट laws are implemented uniformly without discrimination and all individuals receive equal protection under legal provisions। कानून का समान अनुप्रयोग यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों पर कानून समान रूप से लागू होगा और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। साथ ही सभी को कानून के प्रावधान के तहत क्या होगा, समान संरक्षण मिलेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टेनिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में बंधुता का क्या अर्थ है। फर्टेनिटी मीन्स प्रमोटिंग ए स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग ऑल सिटीजन्स, एंश्योरिंग सोशल हार्मनी एंड यूनिटी। बंधुता का अर्थ है सभी नागरिकों में भाईचारे, आपसी सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करना, जिससे सामाजिक सौहार्द और एकता बनी रहे। अगला क्वेश्चन है हाउ डज फर्टेनिटी एंश्योर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। बंधुता व्यक्ति की गरिमा को कैसे सुनिश्चित करती है। फर्टेनिटी अपहोल्ड्स डिग्निटी बाय फोस्टरिंग इक्वलिटी, रेस्पेक्ट एंड ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग फॉर एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंस इन कास्ट, रिलीजन्स और स्टेटस। बंधुता व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के लिए समानता, सम्मान और अपनत्व की भावना को प्रोत्साहित करती है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या स्थिति का हो। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। भारत के लिए एकता और अखंडता क्यों महत्वपूर्ण है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी सेफगार्ड नेशनल सोवेनिटी, स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी एंड मेंटेन हार्मनी इन ए डाइवर्स सोसाइटी लाइक इंडिया, एंश्योरिंग कलेक्टिव प्रोग्रेस। यानी एकता और अखंडता राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करती है, लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाती है और भारत जैसे विविध समाज में, भारत जैसे जो देश है जहाँ पे कई तरह की सोसाइटीज रहती है, तो उस विविधता वाले समाज में सामंजस्य बनाए रखती है, जिससे सामूहिक प्रगति क्या हो पाती है, पॉसिबल हो पाती है। अब बात कर लेते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला है व्हाट इज सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय क्या है। हाउ हैज द कॉन्स्टिट्यूशन अटेम्प्टेड टू अचीव इट। संविधान ने इसे प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड जस्टिस विद सुटेबल एग्जांपल्स। राजनीतिक और आर्थिक न्याय का अर्थ उपयुक्त उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे छोटे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे, यदि बड़ा आता है तो और भी बात बनेगी। नेक्स्ट है एग्जामाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता के महत्व का परीक्षण कीजिए। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉज। कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान अनुप्रयोगों के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टेनिटी। बंधुता की अवधारणा क्या है। हाउ डज इट एंश्योर डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यह व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता कैसे सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट है डिस्कस हाउ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टेनिटी आर इंटर रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता किस प्रकार परस्पर संबंधित संवैधानिक मूल्य है, विवेचना कीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड से पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है। फंडामेंटल ड्यूटीज रिमाइंड सिटीजन्स ऑफ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द नेशन। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। दे प्रमोट डिसिप्लिन, यूनिटी एंड पार्टिसिपेशन इन नेशन बिल्डिंग अलोंग विद द एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स।
ये अनुशासन, एकता और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं और साथ ही अधिकारों के आनंद को संतुलित रखते हैं, उनमें भी संतुलित रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन फंडामेंटल ड्यूटीज? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों को का उल्लेख करता है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशनड अंडर आर्टिकल 51A of part 4A of the constitution, which was added by the 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में किया गया है, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें आपके दो क्वेश्चन है कि 42वां संविधान अनुच्छेद द्वारा क्या जोड़ा गया था? मौलिक अधिकारों पे मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जोड़ा गया था, या मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद या किस भाग में या किस संविधान संशोधन में उल्लेखित है? नेक्स्ट है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? लिखो। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाएगा कि हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखो, कोई एक भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। Initially, 10 fundamental duties were added by the 42 amendment, and later one more was added by the 86th amendment in 2002, making a total of 11। प्रारंभ में 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और जोड़ा गया। अब इसकी कुल संख्या कितनी है? 11 है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एंशिएंट इंडियन नोशन ऑफ राइचुअसनेस, धर्मा एंड ड्यूटी कॉन्शियसनेस? प्राचीन भारतीय धर्म और कर्तव्य चेतना की अवधारणा क्या है? इन एंशिएंट इंडिया, धर्मा मीन्स राइचियस कंडक्ट एंड मोरल ड्यूटी। प्राचीन भारत में धर्म का अर्थ नैतिक आचरण और उचित कर्तव्य माना गया या उचित कर्तव्य था। ड्यूटी कॉन्शियसनेस एम्फसाइज्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स टुवार्ड्स फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन, नॉट जस्ट राइट। कर्तव्य चेतना व्यक्ति की जिम्मेदारियों पर बल देती थी, जो कि परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति निभाई जानी थी, केवल अधिकारों पर नहीं। यानी कि सिर्फ अधिकारों पे नहीं, ड्यूटीज पे भी ये फोकस करती थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज आर्टिकल 51A स्टेट? अनुच्छेद 51A क्या कहता है? आर्टिकल 51A मेक्स द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अबाइड by the constitution, respect its deals and institutions, the national flag and the national anthem। अनुच्छेद 51A प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह संविधान का पालन करेगा, उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002? ये अभी हमने बात करी थी कि वो जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी 86वें अनुसंधान संविधान संशोधन द्वारा, 2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? द 86th अमेंडमेंट एडेड द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स और गार्जियंस to provide opportunities for education to children between the age of 6 and 14। 86वें संविधान संशोधन द्वारा अभिभावकों और माता पिता का यह कर्तव्य जोड़ा गया कि वे 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। यानी कि बच्चों को पढ़ाना माता पिता की या गार्जियनों की क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? मौलिक कर्तव्यों की विधिक स्थिति क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल, मीनिंग दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय कोर्ट डायरेक्टली। मौलिक कर्तव्य न्यायालय के प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं किए जा सकते क्योंकि ये गैर न्यायोचित है, लेकिन ये विधि निर्माण और न्यायिक व्याख्या में मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। हाउएवर दे कैन गाइड लॉ मेकिंग एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज द जुडिशरी अप्रोच्ड फंडामेंटल ड्यूटीज? न्यायपालिका ने मौलिक कर्तव्यों के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया है? जुडिशरी हैज upheld the importance of fundamental duties in various judgments, observing that they are essential for national unity and integrity and may be enforced indirectly। न्यायपालिका ने विभिन्न निर्णयों में मौलिक कर्तव्यों के महत्व को स्वीकारा है और कहा है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है तथा अप्रत्यक्ष रूप से लागू किए जा सकते हैं क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फंडामेंटल ड्यूटी रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। पर्यावरण से संबंधित एक मौलिक कर्तव्य का उदाहरण दीजिए। तो देखो दोस्तों, मेरा आपको यही कहना है कि जो 11 अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको गूगल से आपको एक बार पढ़ लेना है, कौन कौन सी ड्यूटीज है। एग्जाम में आपसे फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड ही 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
Article 51A G states that it is the duty of every citizen to protect and improve the natural environment including forest, lakes, rivers and wildlife. अनुच्छेद 51A का ग जो है उसके अनुसार प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, झीलें, नदियाँ और वन्य जीवन की क्या करे, रक्षा करे और उसका सुधार भी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द फंडामेंटल ड्यूटीज कॉल्ड द मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजंस। मौलिक कर्तव्य को नागरिकों के नैतिक दायित्व क्यों कहा जाता है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर मोरल ऑब्लिगेशन बिकॉज दे इंस्पायर सिटीजंस to act responsibly and contribute to the collective welfare of society and the nation। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के नैतिक दायित्व इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये नागरिकों को जिम्मेदार आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं और समाज व राष्ट्र के सामूहिक कल्याण में योगदान को क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। इसलिए मौलिक कर्तव्य नागरिकों का क्या है, नैतिक दायित्व है। अब बात कर लेते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। पहला है एक्सप्लेन दी ओरिजिन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की उत्पत्ति और महत्व को स्पष्ट कीजिए। डिस्कस द एंशिएंट इंडियन नोशंस ऑफ धर्मा एंड ड्यूटी कॉन्शियसनेस एंड देयर रिलेवेंस टुडे। प्राचीन भारतीय धर्म और कर्तव्य चेतना की अवधारणा तथा आज के समय में उसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंडामेंटल ड्यूटीज एज इन्यूमरेटेड इन आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 3। इस क्वेश्चन को आपको बहुत डीपली पढ़ना है। अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज को ही यदि पढ़ लिया तो आपका ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। एग्जामाइन द लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज विद स्पेशल रेफरेंस टू द जुडिशियल अप्रोच। मौलिक कर्तव्यों की विधिक स्थिति का न्यायिक दृष्टिकोण के विशेष संदर्भ में परीक्षण कीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट द रोल ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड नेशनल इंटीग्रिटी। लोकतंत्र और राष्ट्रीय अखंडता को सुदृढ़ करने में मौलिक कर्तव्यों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन्स। डिस्कस। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के नैतिक दायित्व है, इस पर चर्चा करो। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वैल्यू एडेड पेपर सेमेस्टर 4 कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट वैल्यूज का ये पेपर था जिसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए। तो हमारी ओर से आपके लिए एक प्रयास है कि एग्जाम में आपको वो चीज़ें बताई जाए कि जो आपको कॉन्फिडेंस आपको दे। तो ये हमारी क्लास थी आपके लिए। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप एज यूजुअल क्लास के साथ क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कुछ आपको हमसे क्वेरी है, कुछ बताना चाहते हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। और आपका या हमारे साथ जुड़ना ही अपना मोटिवेशन है। तो एज यूजुअल हम आपको यही कहेंगे कि एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से स्कोर कीजिए। और हाँ, ये बात मैं आपको बहुत बार कहता हूँ, एग्ज़ाम के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि क्या आपको बेनिफिट मिला है इस क्लास से और क्या इम्प्रूवमेंट आप क्लास में चाहते हो। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।